दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। इसमें हम उद्योग व्यापार एवं योजनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में शामिल प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नैहाटी, श्यामनगर, टीटागढ़ और बजबज ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, कृभको की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1980 यानी 1980 में कृभको की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, शिव काशी औद्योगिक केंद्र जिस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? तो ये बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, शिव काशी औद्योगिक केंद्र ये बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के औद्योगिक प्रदेशों में किसमें नैहाटी और जगत दल बांसबेरिया औद्योगिक केंद्र स्थित हैं? तो सही उत्तर है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में ये नैहाटी और जगत दल बांसबेरिया औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। दोस्तों नौहाटी और जगत दल औद्योगिक केंद्र कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत स्थित हैं और हुगली नदी इस क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक केंद्रों के लिए नदी पत्तन की सुविधा उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के जिस राज्य का स्थान प्रथम है? तो याद रखिएगा गुजरात। दोस्तों वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट की दृष्टि से 10 शीर्षस्थ राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते भी होंगे, अखबारी कागज उद्योग के लिए। दोस्तों मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा नगर में देश की पहली स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादन मिल की स्थापना की गई। नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आप देखिए, हरियाणा का यमुनानगर, महाराष्ट्र का बल्लारपुर और ओडिशा का रायगढ़ ये पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिलाई नगर जो कि छत्तीसगढ़ में है किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर इंडस्ट्रियल टाउन या औद्योगिक नगर के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक भारत में कानपुर में लाल इमली के नाम से और पंजाब में धारीवाल नामक स्थान पर एक और मिल स्थापित की गई थी। तो लाल इमली का संबंध ऊनी वस्त्र उद्योग से है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र केंद्र भारत के एक ही राज्य के अंतर्गत स्थित हैं? तो याद रखिएगा ये सांगली, वर्धा और औरंगाबाद हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को दोस्तों पूर्व का बोस्टन कहते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा और रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। और गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर को सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण पूर्व का बोस्टन कहा जाता है और ये भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है और इसी कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो अहमदाबाद को। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। सही है। कारण है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है।
तो याद रखिएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्त्र उद्योगों में से कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग है, क्योंकि ये उद्योग भारत का सबसे बड़ा और रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग में तमिलनाडु अग्रणी है और कारण है कि सूती वस्त्र का उत्पादन कच्ची सामग्री स्रोत से बाजार की ओर स्थापित हो रहा है। तो तमिलनाडु दोस्तों भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो ये सही नहीं है, ए गलत है, लेकिन आर आपका सही है। दोस्तों लुधियाना, मुंबई, तिरपुर यानी कोयम्बटूर और कोलकाता में से भारत में होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो उत्तर है लुधियाना। पंजाब का लुधियाना केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है और उल्लेखनीय है कि पंजाब के अन्य केंद्र जैसे धारीवाल और जालंधर आदि भी होजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर है 1907 में। आप जान लीजिए, टाटा समूह द्वारा पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1907 में जमशेदपुर टाटा नगर में की गई थी। इस स्थान पर स्टील कंपनी के निर्माण के लिए स्थान का चयन जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया, लेकिन कंपनी की स्थापना से पहले ही 1904 में उनका निधन हो गया और वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह नगर जो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो लौह उत्पादन उद्योग केंद्र के कारण जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और भिलाई में से वह इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो उत्तर है भिलाई। दोस्तों आप जान लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न, लौह इस्पात संयंत्र और उनसे संबंधित नदी तट का सुमेलन करना है, तो आप देख लीजिए, राउरकेला ब्राह्मणी नदी, टाटा स्वर्णरेखा नदी, विश्वेश्वरैया भद्रावती नदी और बोकारो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि लौह और इस्पात संयंत्र जो जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है, तो सही उत्तर है HSL राउरकेला। दोस्तों देखिए, HSL राउरकेला जो है ओडिशा में, ये इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर में से जिन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, तो इन सभी चारों संयंत्रों का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, बर्नपुर, बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, सबसे पहले बर्नपुर आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल में, बोकारो और जमशेदपुर झारखंड में और राउरकेला ओडिशा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। भारत में सीमेंट कारखाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में केंद्रित हैं, बिल्कुल सही है। और उक्त क्षेत्रों में सीमेंट की सर्वाधिक मांग है, ये पूरी तरह सही नहीं है, यानी गलत है। तो ए सही, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी यानी हिंडाल्को की रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थिति का कारण क्या था? तो ये कच्चे माल के स्रोत से निकटता जो है दोस्तों, ये हिंडाल्को की रेणुकूट में जो है स्थिति का महत्वपूर्ण कारण रहा है। और आप जान लीजिए, ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, इसका कारण कच्चे माल के स्रोत के निकटता है। अगला प्रश्न, उद्योग और स्थानों का सुमेलन करना है। चीनी महोली में, कागज उद्योग चंद्रहाटी, सीमेंट सवाई माधोपुर और लोहा और इस्पात राउरकेला से संबंधित है। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें उद्योग और उत्पादन केंद्र का सुमेलन करना है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और आप देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख उत्पादन केंद्र द्वारका है, एल्यूमिनियम का कोरबा, लौह इस्पात का उत्पादन भद्रावती से और वस्त्र फगवाड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुमेलन है उद्योग और उत्पादन केंद्रों का। अगला प्रश्न है HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का प्रमुख संयंत्र कहाँ पर है? तो ये पिंजौर हरियाणा में है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है उद्योग और स्थान का। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़, सीमेंट उद्योग के लिए लाखेरी, लौह इस्पात उद्योग के लिए भिलाई और खनिज तेल के लिए अंबाला मुकुल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है उत्पादन और नगरों का। तो देखिए, कागज उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल का टीटागढ़, रेशम उद्योग के लिए बंगलुरु कर्नाटक में, मोटर उद्योग के लिए गुड़गांव और जो है गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा में, और तेल शोधनशाला जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। देखिए, राजस्थान अंता, असम में गौरीपुर, गुजरात में सिक्का और बिहार में बरौनी ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में मनमाड से कोल्हापुर तक का क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर है ये उद्योग चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है। और जान लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित जामनगर तेल शोधनशाला एशिया की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जामनगर DTA विश्व का भी सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है। तो याद रखिएगा, जामनगर जो तेल शोधनशाला है ये भारत ही नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है। अगला प्रश्न है विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये है मथुरा। दोस्तों देखिए, विपणन या व्यापार की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला मथुरा रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज और अधिक मिठास। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है, इसलिए चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। अगला प्रश्न है वह पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन मुख्यतः किसके विकास पर केंद्रित है? तो ये आधारभूत ढांचे पर आधारित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शहरी सुविधाएं देने की बात की गई है। अगला प्रश्न है नीति आयोग अनुसरण करता है किसका? तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। एक थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है और ये सतत उपागम का अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना, दंडकारण्य क्षेत्र योजना, दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नंगल परियोजना में से जो एक प्रादेशिक योजना भारत में प्रारंभिक प्रयास था, तो ये था दामोदर वैली कॉरपोरेशन या दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दामोदर घाटी परियोजना ये प्रादेशिक योजना का भारत में प्रथम प्रयास था। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनपद स्तरीय योजना के निर्माण और कार्यान्वयन संपादित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी के द्वारा। और आप जान लीजिए कि भारत में जनपद स्तरीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन का कार्य जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि जनपद स्तर पर नियोजन का पर्यवेक्षण जिला परिषद और उसके चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें किस स्तर पर होती हैं? तो ये 5वें स्तर पर होती हैं। देखिए, इसका जो स्तर है भारत में बहुस्तरीय नियोजन का, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जनपद या महानगर स्तर, विकास खंड स्तर और 5वें क्रम पर पंचायत स्तर होती है। अगला प्रश्न है AM खुसरो, JS जोशी, MS रंधावा और वी नाथ में से जिसके द्वारा भारत को नियोजन प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया गया?
तो वी नाथ के द्वारा। वी नाथ ने सबसे पहले 1965 यानी 1965 में दोस्तों भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया था। उन्होंने पूरे देश को 15 मुख्य नियोजन प्रदेश और 48 उप क्षेत्रों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न सुमेलन करना है प्रदेश और प्रस्तावक। तो आर्थिक प्रदेश ये राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मैपिंग संगठन के द्वारा, आर्थिक नियोजन प्रदेश वी सेन गुप्ता के द्वारा, और भारत के नियोजन प्रदेश आरपी मिश्रा, और कृषि जलवायु प्रदेश योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक प्रदेश, ये राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मैपिंग संगठन के द्वारा, आर्थिक नियोजन प्रदेश पी सेन गुप्ता के द्वारा, भारत के नियोजन प्रदेश आरपी मिश्र, और कृषि जलवायु प्रदेश योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है राज्य और जो है सीमेंट कारखानों के बारे में। तो महाराष्ट्र में चंदरपुर या चंद्रपुर सीमेंट कारखाना, छत्तीसगढ़ में मोदीग्राम में, बिहार में बंजारी में, और मध्य प्रदेश के विक्रमनगर में सीमेंट कारखाने स्थित हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्यों का। तो यहाँ पर देखिए बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये उत्तर प्रदेश में, नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ओडिशा में, और एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न आपको सही सुमेलन करना है एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य। तो देखिए बाल्को, दोस्तों बाल्को जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ में, नाल्को दामनजोड़ी और कोरापुट ओडिशा में, हजल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर राजस्थान में, और हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है माल्को एनर्जी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो सलेम तमिलनाडु में स्थित है माल्को एनर्जी लिमिटेड। अगला प्रश्न है पिंपरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये पुणे में है। धारीवाल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जान लीजिए दोस्तों धारीवाल ये ऊनी वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना भी ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है जूट उद्योग लौह इस्पात एल्यूमिनियम और सूती वस्त्र में से जिसके लिए मुंबई प्रसिद्ध है। तो मुंबई सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों बांसबेरिया जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बांसबेरिया पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न मुंबई कोलकाता कांडला और नोएडा में से भारत का निर्यात प्रसंस्करण जोन क्या नहीं था। तो कोलकाता भारत का निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं था। अगला प्रश्न है भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था। तो ये कांडला में 1965 में। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और भी जान लेते हैं लास्ट में। भारत के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में कौन कौन से शामिल थे जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। तो कांडला गुजरात, सूरत गुजरात, सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा पश्चिम बंगाल और नोएडा उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों ये भारत के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में थे लेकिन इनको विशेष आर्थिक क्षेत्र में यानी SEZ में बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख आयातक वस्तु क्या है। तो ये पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। कारण है कि दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। आप जान लीजिए दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में है। अगला प्रश्न है भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा। और आप जान लीजिए भारत में समस्त प्लानिंग तकनीक या नियोजन तकनीक PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के महान सांख्यिकीविद थे। अगला प्रश्न है भारत में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई थी। तो ये पंचायत स्तर पर। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने योजना प्रदेश का सीमांकन किया। तो SL भट्ट और VLS प्रकाश राव ने।
अगला प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी है आपके लिए। बृहद विकास के संदर्भ में देश से निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत एशिया का पहला देश है जिसने 1965 में गुजरात के कांडला में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड स्थापित किया। उसके बाद 7 और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र खोले गए। तो इसमें देखिए, कांडला गुजरात में 1965 में, सूरत गुजरात में, सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा पश्चिम बंगाल और नोएडा उत्तर प्रदेश। और इसी का अनुसरण करते हुए चीन में 80 के दशक में परिवर्तित रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। भारत द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई जिससे सेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 को 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया। इससे प्रक्रियाओं में सरलीकरण और केंद्र राज्य सरकारों के संबंध में सिंगल विंडो को मंजूरी से सेज स्थापना को बढ़ावा मिला और उपर्युक्त सभी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को भी सेज में परिवर्तित कर दिया गया। और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट। इसमें हमने उद्योग व्यापार और योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।